भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में किसी नेता का राजनीतिक भविष्य इस बात पर निर्भर करता था कि वह कितने नजदीक से जनता की धड़कनों को सुनता है और उसको समझने और पढ़ने की कोशिश करता है। लेकिन हरियाणा की राजनीति में जिस तरीके की फेरबदल और तोड़फोड़ बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने की है, उससे इस बात की तरफ संकेत मिलता है कि किसी भी राजनेता का भविष्य इस बात पर निर्भर नहीं करेगा कि जमीन पर उसकी पकड़ क्या है, उसकी अपनी राजनीतिक विशेषता या राजनीतिक प्रभुत्व क्या है। उसका राजनीतिक भविष्य सिर्फ इस बात पर निर्भर करेगा कि वह दिल्ली की सत्ता के कितने अनुरूप है या उसको बनाए रखने में वह कितना कारगर है। और लोकतंत्र में अब जनता यह तय नहीं करेगी कि उसका मुख्यमंत्री कौन हो, उसका गृह मंत्री कौन हो, उसके एजुकेशन की पॉलिसी कौन बनाए और उसका वित्त मंत्रालय कौन देखे, बल्कि जो नेताओं के पोर्टफोलियो को इस तरीके से दिया जाएगा कि आखिर में कौन से नेता कौन सी जाति के समीकरण को साधता है, कौन से नेता कौन से धर्म के समीकरण को साधता है और कौन सा नेता दिल्ली की सत्ता के किस तरीके से अपने निर्णयों को उसकी सत्ता को बनाए रखने के अनुरूप लेता है। नमस्कार, दिस इज एसके सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजनीति से जुड़ा हुआ प्रोग्राम द पॉलिटिक्स। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर एक दिन पहले ही नरेंद्र मोदी के साथ एक मंच पर थे और किस तरीके से नरेंद्र मोदी अपने राजनीतिक अनुभवों को लेकर मनोहर लाल खट्टर के उस राजनीतिक संघर्ष, चाहे वो टाट पर सोने का मामला हो, चाहे वो बाइक पर घूम घूम कर चुनाव प्रचार करने का मामला हो, वो एक एक करके मनोहर लाल खट्टर की सराहना कर रहे थे। लेकिन मनोहर लाल खट्टर को क्या पता था कि यह जो सराहना है वह उनकी अंतिम विदाई है और देखते देखते खट्टर मनोहर से खट्टे बन गए। मनोहर लाल जी और मैं बहुत पुराने साथी हैं। दरी पर सोने का जमाना था, तब भी साथ काम करते थे। और मनोहर लाल जी के पास एक मोटरसाइकिल रहती थी, तो वो मोटरसाइकिल चलाते थे, मैं पीछे बैठता था, रोहतक से निकलता था और गुरुग्राम आकर के रुकता था। ये हमारा लगातार हरियाणा का भ्रमण मोटरसाइकिल पे हुआ करता था। और मुझे याद है उस समय गुरुग्राम में मोटरसाइकिल पर आते थे, रास्ते छोटे थे, इतनी दिक्कत होती थी। आज मुझे खुशी हो रही है कि हम भी साथ हैं और आपका भविष्य भी साथ है। और इसी के साथ नायब सिंह सैनी, जो कि मनोहर लाल खट्टर के काफी नजदीकी माने जाते हैं, उनको मुख्यमंत्री के तौर पर चुन लिया जाता है। और नायब सिंह सैनी शायद यह नहीं समझ पा रहे होंगे कि क्या वह मुख्यमंत्री का सीट हरियाणा में डिजर्व करते हैं या उनका चुनाव सिर्फ एक खास मकसद के लिए किया गया है। इसी के साथ जेजेपी प्रमुख दुष्यंत चौटाला, जो आज तक सत्ता के साथ मिलकर राजनीतिक सुख का भोग कर रहे थे और अपने आप को एक किंग मेकर के तौर पर देख रहे थे, पिछले चुनाव में, चाहे वो 2019 का चुनाव हो या 2014 का चुनाव हो, गैर जाट वोटों ने हरियाणा में बीजेपी का साथ दिया। देखते ही देखते वह बीजेपी से अलग हो गए और एक ऐसे राजनीतिक मोड़ पर खड़े हो गए जिसके बाद उनको ये बात समझ में नहीं आ रही है कि वह करें तो करें क्या। और इसी के साथ सवाल यह भी खड़ा होता है कि हरियाणा की राजनीति में एक दबंग
और जनता के साथ और जनता के मुद्दों के साथ जुड़े हुए नेता अनिल विज, आखिर में उनका चुनाव मुख्यमंत्री के तौर पर क्यों नहीं किया गया और वह इस पूरे निर्णय से नाराज क्यों हो गए। लेकिन जो सबसे अहम और बड़ा सवाल यह है कि 400 के पार का नारा लेकर और पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में हरियाणा के 10 सीट पर अपना प्रभुत्व रखने वाली और 50% वोटों से ज्यादा वोट पाने वाली आखिर बीजेपी की ऐसी क्या मजबूरी बन गई कि चुनाव से ठीक पहले ही इतनी बड़ी फेरबदल बीजेपी को हरियाणा की राजनीति में करनी पड़ी। अगर आप हरियाणा की राजनीति को बारीकी से देखने की कोशिश करें तो हरियाणा की राजनीति जाट बनाम गैर जाट की राजनीतिक हिसाब किताब से चलती है। अगर सबसे बड़ा वोट बैंक देखें तो जाटों का है जो 25% से ज्यादा है, और मनोहर लाल खट्टर से पहले जितने भी मुख्यमंत्री तय किए गए या जो उनका चुनाव किया गया वो जाटों के मतों ने ही निर्धारण किया और उनकी राजनीति ने ही उनको जो है कि मुख्यमंत्री की सत्ता तक पहुंचाया। 2014 में पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी के मुख्यमंत्री और एक गैर जाट मुख्यमंत्री के तौर पर मनोहर लाल खट्टर नियुक्त किए गए। लेकिन जो जिस तरीके की वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति पैदा हुई है और वीरेंद्र सिंह जो कि एक जाट नेता के तौर पर जाने जाते हैं वो जल्दी ही कांग्रेस में दोबारा लौट गए हैं और इसी के साथ दिल्ली की सत्ता नरेंद्र मोदी और अमित शाह को इस बात का आभास हो गया कि जाट वोट हरियाणा में उनको इस बार मिलने वाला नहीं है। मिला तो पिछली बार भी नहीं था, लेकिन जिस तरीके का राजनीतिक माहौल और परिस्थितियां इस समय हरियाणा में हैं और जिस तरीके उसमें चाहे वो किसान आंदोलन का प्रभाव हो या फिर जिस तरीके से हरियाणा के पहलवानों को दिल्ली के अंदर प्रताड़ित किया गया और उसके बाद जिस तरीके के बीजेपी के अपने निर्णय रहे हैं, और इसमें अगर बात कर दी जाए जो है कि अग्निवीर योजना का, तो इसने भी कहीं ना कहीं जाटों को बीजेपी के खिलाफ कर दिया है। और अगर यह जाट वोट एक जगह एकत्रित हो जाता है तो 10 के 10 सीटों के लिए बीजेपी के लिए जीतना मुश्किल हो जाता है। तो इस वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति में सबसे जो महत्वपूर्ण काम यह था बीजेपी के लिए कि वह किस तरीके से इस जाट वोट को विभाजित करें। अगर आप दुष्यंत चौटाला के अपने राजनीतिक भविष्य को देखें तो 2019 में ही इस पार्टी का निर्माण हुआ और बीजेपी के खिलाफ ही दुष्यंत चौटाला ने चुनाव लड़ा और जिन जाट वोटों ने दुष्यंत चौटाला को वोट दिया वह बीजेपी के खिलाफ ही उन्होंने वोट दिया। लेकिन चुनाव के बाद किस तरीके से दुष्यंत चौटाला जो है कि बीजेपी के साथ हो लिए और वो सारे जाट जो बीजेपी और कहीं ना कहीं दुष्यंत चौटाला से काफी खफा हैं। तो बीजेपी ने जेजेपी को अपने सत्ता से अलग करके या अपने संगठन से अलग करके कहीं ना कहीं अलग से चुनाव लड़ने पर मजबूर कर दिया है, जिससे कि वह जाट वोटों का विभाजन कर पाए और यह पूरा जाट वोट एक जगह जो है कि कांग्रेस को ना मिल पाए। और इसी के साथ अगर दूसरा राजनीति आप देखें तो इस समय हरियाणा में जो लोकल लीडरशिप है वो काफ़ी मजबूत है। चाहे वो कुमारी सैलजा का मामला हो, चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का मामला हो, इसके साथ चाहे वो वीरेंद्र और विजेंद्र सिंह का कांग्रेस में दोबारा वापसी का मामला हो, या फिर इसी के साथ मामला हो सुरजेवाला का। इसी के साथ जिस तरीके का राजनीतिक प्रचार
राहुल गांधी कह रहे हैं, चाहे वो अग्निवीर को खत्म करने का मामला हो, चाहे वो वोल्ट पेंशन को बहाल करने का सवाल हो, या फिर किसानों के एमएसपी को गारंटी देने का मामला हो, चाहे वो रोजगार की गारंटी देने का मामला हो, और इसी के साथ ओबीसी के रिजर्वेशन का मामला हो, ये सारे मुद्दे कहीं हरियाणा की राजनीतिक जमीन पर बिखर न जाएं, इसीलिए दिल्ली की सत्ता ने ये बड़ी फेरबदल हरियाणा की राजनीति में की है। और इसका प्रभाव अब देखते हैं कि आने वाले चुनाव में क्या पड़ने वाला है। अगर बात अनिल विज की जाए तो अनिल विज वाकई तौर पे हरियाणा के एक गद्दावर नेता के तौर पर देखे जाते हैं, लेकिन जो उनकी अस्पष्टवादिता है, सही को सही और गलत को गलत कहने का जो उनका तरीका है, वह दिल्ली की सत्ता के कभी भी अनुरूप नहीं रहा है। और शायद इसीलिए उनको पहले मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, और जब मनोहर लाल खट्टर को हटाया गया उसके बाद भी उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। अगर मनोहर लाल खट्टर के अपने राजनीतिक भविष्य को देखें तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री के तौर पर मनोहर लाल खट्टर का चुनाव किया गया, वह भी एक हरियाणा की राजनीति में सरप्राइज करने वाला डिसीजन था, क्योंकि 2014 में बीजेपी ने किसी भी मुखड़े को आगे रख के चुनाव नहीं लड़ा था, और उस समय जो है कि हरियाणा में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला था। लेकिन अगर उसी के 5 साल के बाद 2019 में जब मनोहर लाल खट्टर के चेहरे को सामने रख के चुनाव लड़ा गया, तो पूर्ण बहुमत बीजेपी को नहीं मिला और वोट प्रतिशत भी लगभग 22% जो है कि कम हो गया था। कहीं इन 9.5 साल के सरकार में मनोहर लाल खट्टर के सामने एंटी इनकन्वेंसी का मामला है, और दिल्ली की सत्ता कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहती, खास तौर से हरियाणा के 10 सीटों को लेकर। तो जिस तरीके की राजनीतिक स्क्रिप्ट लिखी गई कि किस तरीके से जेजेपी की मांग को वह मान नहीं सकती थी और 2 सीटों को लेकर वह कभी भी समझौता नहीं कर सकती थी, इसलिए वो जेजेपी को अलग कर रही है। और जो नायब सिंह सैनी हैं, अगर नायब सिंह सैनी के अपने राजनीतिक इतिहास को देखा जाए तो किस तरीके से नायब सिंह सैनी एक बीजेपी के दफ्तर में क्लर्क के तौर पर जो है कि अपने राजनीतिक भविष्य की शुरुआत करते हैं। उसके बाद उस समय हरियाणा के प्रभारी हुआ करते थे नरेंद्र मोदी, और बीजेपी दफ्तर के क्लर्क से आगे वह अंबाला युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष बनाए जाते हैं। उसके बाद किसान मोर्चा का प्रदेश महामंत्री, 2014 में विधायक और खट्टर सरकार में मंत्री बनते हैं, और 2019 में कुरुक्षेत्र से सांसद चुन के आते हैं, और 2023 में हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाते हैं, और अब 2024 में वो मुख्यमंत्री के तौर पर चुने गए हैं। लेकिन अगर आप नायब सिंह सैनी के चुनाव को देखें तो उनकी उपयोगिता क्या राजकुमार सैनी की तरह ही है? आपको याद होगा कि किस तरीके से बीजेपी में एक बार राजकुमार सैनी को बहुत तवज्जो दी गई, और राजकुमार सैनी जाटों के खिलाफ किस तरीके से वो बड़े बड़े बयान दिया करते थे, और गैर जाट वोटों का ध्रुवीकरण उनके द्वारा किया गया। लेकिन इस समय राजकुमार सैनी का अपना राजनीतिक भविष्य क्या है कि वह एक अलग पार्टी बनाकर बीजेपी को ही कोस रहे हैं। क्या नायब सिंह सैनी का चुनाव उनके अपने राजनीतिक महत्व, राजनीतिक कद, या हरियाणा में उनकी अपनी उपयोगिता के आधार पर की गई है, या उनका उपयोग सिर्फ इस बात के लिए किया गया है कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन में जिस तरीके का ओबीसी का रिजर्वेशन का मुद्दा राहुल गांधी उठा रहे हैं, कहीं यह मुद्दा जमीन पे ना चला जाए और राजनीतिक तौर पर इन 10 सीटों के लिए
बीजेपी को बड़ा संघर्ष करना पड़े। अब तो यह आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन एक बात तो तय है कि वर्तमान राजनीतिक माहौल अब बदल गया है और जिस तरीके से राजनेताओं के अपने भविष्य का निर्धारण किया जा रहा है वह देश के लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। आप इस पूरे विषय को लेकर अपना क्या विचार रखते हैं, आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। और अगर आपने यह प्रोग्राम अंत तक देखा है और आपको यह प्रोग्राम अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा उत्साह वर्धन कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।